नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले बात यूक्रेन में फंसे छात्रों की। एक तरफ खुशकिस्मत छात्रों की वापसी का सिलसिला जारी है, लेकिन दूसरी तरफ दुखद खबर है कि खार्किव में सुबह हमले में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि छात्र के परिवार के साथ संपर्क में है। आपको बता दें, छात्र का नाम नवीन शेखरप्पा है, जो कर्नाटक से हैं। वो खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी में चौथे ईयर के छात्र थे और जिस समय वो हमला हुआ वो खाने के सामान एक ग्रोसरी स्टोर में सामान खरीदने एक कतार में लगे हुए थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कुछ ही देर पहले उनके पिता से फोन पे बात भी की है। उधर भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि भारतीय तुरंत कीव छोड़ें, रेल या किसी भी माध्यम से कीव छोड़ें जो राजधानी है यूक्रेन की। तो आइए एक मैप के जरिए देखते हैं कि खार्किव या कीव से पश्चिमी तरफ जाना छात्रों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है, या जो भारतीय मूव करना चाहते हैं। यूक्रेन का मैप देखें तो जो रशिया की सीमा से सटा हुआ है सुमी और खार्किव। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से रूस के तरफ से लगा हुआ है सुमी और खार्किव। खार्किव में ही भारतीय छात्र की मौत हुई है। ये इलाका यूक्रेन की पूर्वी दिशा में है और यहीं पर भारतीय छात्र नवीन की शेलिंग में मौत हुई है। यूक्रेन की राजधानी कीव जो है वो एक तरह से देखा जाए देश के बीचों बीच में, जहां रूसी सेना की तादाद लगातार बढ़ रही है। कीव को आप देखिए बीच में है। हमारी सरकार ने भारतीयों को कीव तुरंत छोड़ने की सलाह दी है। भारत सरकार ने कल कहा कि भारतीय पश्चिमी सीमा की ओर पहुंचे और पोलैंड की तरफ जाएं। अगर आप मैप में देखें, पोलैंड, रोमानिया, बेलारूस, ये इस तरफ है और यहां से ज्यादातर उड़ानें हो रही हैं। तो अगर डिस्टेंस की बात करें, कीव से पोलैंड करीब 900 किलोमीटर की दूरी पर है, 900 से कुछ ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो आपको इससे अंदाजा लगेगा कि जो छात्र हैं उनको जाना है तो उनको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर ट्रेन और बस में उनको जगह नहीं मिल रही, अगर ट्रेन में उनको नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन काफी तादाद में पहुंचे भी हैं। और खार्किव से तो पोलैंड 1400 किलोमीटर की दूरी पर है। खार्किव, सुमी, ये जो जगह है जहां से यहाँ पे बहुत शेलिंग की खबर आ रही है, ये 1400 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यही अपने आप में बहुत अहम स्थिति है। दूसरी तरफ आगे बढ़ने से पहले जो यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं उनसे और बात करने से पहले सीधे आपको बता दें, प्रधानमंत्री एक बार फिर से एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, प्रधानमंत्री ने एक दुखद खबर भारत के लिए यह है कि हमारा एक छात्र मारा गया है वहां पर, और जानकारी जो मिली कि प्रधानमंत्री ने नवीन शेखरप्पा के पिता से बात भी की है। अब जो ये बैठक हो रही है उसमें क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या होने जा रहा है? देखिए, अभी तक तो जो ऑपरेशन गंगा की स्थिति है उसकी समीक्षा की जाएगी। एक प्रेजेंटेशन इस पे होगा कि अभी तक क्या स्थिति है और जिस तरह की फ्लाइट से उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। आज सुबह यह खबर आई थी कि भारतीय वायुसेना को भी कह दिया गया है, आज दोपहर में ही C-17 जो विमान हैं वो कई विमान जो है उड़ान भर भी चुके हैं, जो वापसी में भारतीय छात्रों को लेकर के आएंगे, अन्य भारतीयों को लेकर आएंगे और जाते समय वो यहाँ से राहत की सामग्री भी यूक्रेन के लिए लेकर के गए हैं। और अब दूसरी बात यह आ रही कि जिस तरह से छात्र फंसे हुए हैं, क्या इन्हें निकालने के लिए अब एक कदम आगे भी जाना होगा, क्योंकि जैसा आप अभी मैप के जरिए दिखा रही थी, इससे स्थिति की गंभीरता काफी हद तक समझ में आती है कि कितनी बड़ी दूरी बच्चों को तय करने के लिए कहा गया है। 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर आपको जाने के लिए कह दिया गया है। आज दोपहर में जो एडवाइजरी आई उसमें कह दिया गया कि कीव आपको तुरंत छोड़ना है, लेकिन बिना साधन के, बिना बसों के, ट्रेनों के वो आखिर छोड़ें तो कैसे छोड़ें। तो ये सारी बातें जिन पर कि विचार करना बेहद जरूरी हो गया है। 4 मंत्रियों को भेजा गया है जो अब से कुछ देर में कुछ पहुंच भी गए हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में इस ऑपरेशन गंगा को किस तरह चलाया जाए और यूक्रेन और रूस के साथ किस तरह से तालमेल किया जाए, ये भी खबर आई है कि भारतीय जो विदेश मंत्रालय है वो लगातार संपर्क में है यूक्रेन और रूस के राजदूतों के साथ, और उन्हें एक सख्त लहजे में कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से आप ये सुनिश्चित करें कि जो भारतीय छात्र हैं उनकी सुरक्षित तरीके से वापसी हो सके। तो इसमें आगे और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या अन्य देशों से तालमेल करने की जरूरत हो सकती है, क्या संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाया जाए, ये सारी बातें जिन पर कि अब सरकार को विचार करने का समय भी आ गया है। बिल्कुल। और एक संक्षेप में मैं आपसे एक और जवाब चाहूंगी अखिलेश, की जो C-17 की बात हो रही है कि इसका प्रयोग किया जाएगा, क्या कुछ एक संख्या बल है? क्योंकि हजारों की तादाद में, अगर 1400 थे परसों हम बात करें, उसमें से घट के 2000 कम भी हो जाएं, 1200 या 1100 के करीब अगर हमारे भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं, तो क्या कुछ नंबर पर भी कुछ मैथमेटिक्स, गणित भी सरकार लगा रही है कि
कितनी तादाद में, कितने दिनों में लाया जा सकेगा भारतीयों को? अभी तक तो जो तमाम सीमावर्ती देशों में पहुंचे हैं छात्र, उन्हें तो वापस लाया जा रहा है। ये बात तो सरकार की ओर से स्पष्ट कर दी गई है। इसके लिए स्पाइस जेट के विमान भी चल रहे हैं, इसके लिए एयर इंडिया के विमान भी चल रहे हैं और C-17 विमान भी चल रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में छात्र अब भी हैं जो कि कीव में और खार्किव में फंसे हुए हैं। उन्हें निकालना और उन्हें बॉर्डर तक लाना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए संख्या बल देखी जा रही, किस तरह के विमानों की आवश्यकता होगी। लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह C-17 को लगाया गया कि जितने विमानों की जरूरत पड़ेगी उतने विमान दिए जाएंगे, लेकिन सभी छात्रों को सुरक्षित वापस लाना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस जानकारी के लिए। और देश की बात में अब हमारे साथ हैं वी सोनी, पूर्व राजदूत हैं यूक्रेन के। तो जो यूक्रेन की परिस्थिति, और साथ ही हमारे साथ छात्र भी डॉक्टर अतुल और मासूमा अख्तर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों, अतुल आप कहाँ पहुंचे? क्योंकि कल भी आपसे बात की थी, आपके पास में आऊंगी, लेकिन पहले वी सोनी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ये डिस्टेंस है, जो हमारे छात्र कीव में हैं, खार्किव में हैं या सुमी में हैं, उनके लिए पश्चिमी बॉर्डर की तरफ पहुंचना, पोलैंड की तरफ पहुंचना बहुत चुनौतीपूर्ण है। आप कैसे देख रहे हैं स्थिति को? बिल्कुल है, चुनौतियां तो हैं, लेकिन उन चुनौतियों को भी पार करना है आपको। उसके अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है। और आज जो सुबह का जो इंसिडेंट हुआ है, उससे तो सबका दिल दहल गया। और अभी तक हम थोड़ा सा जो अगर अपनी किसी ड्रीमफुल स्टेट में है, उससे जाग के करना पड़ेगा। इनोवेटिव चीज बनानी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपसे, आपके सामने, आपके माध्यम के थ्रू एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो छात्र हैं, एक अकेले कभी भी बाहर ना जाएं। अगर उनको जाना भी है तो कम से कम 2 या 3 का ग्रुप बना के जाएं। जैसे कि बेचारा बच्चा तो अकेला गया, लेकिन इससे शायद वो नहीं बच पाता, लेकिन दूसरा उसके ऊपर ढांढस भी हो जाता। दूसरा कि ग्रुप को आप एक ऑर्गेनाइज ग्रुप बनाना चाहिए स्टूडेंट्स का, ताकि कोई उनका स्पोक्स पर्सन हो। अगर 3-4 हजार लड़के हैं, उन सबसे डायरेक्टली एम्बेसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकती। अगर उनका कोई स्पोक्समैन बना गया तो वो अपनी 2-3 टीम बनाए और दूसरों छात्रों के साथ संपर्क रखे। ये चीज मेरे ख्याल अभी तक मेरे को समझ में नहीं आई है, क्यों नहीं की गई। सर, ये बात है, ये एडवाइजरी जारी की जानी चाहिए थी बच्चों की, क्योंकि बच्चों को अगर आप कह देंगे एडवाइजरी में कि आप अपना ग्रुप बनाइए, अपना स्पोक्स पर्सन रखिए, तो शायद ये बहुत बहुत वाजिब आपका ये बिल्कुल एक जो आप एक सुझाव दे रहे हैं। लेकिन इस समय बच्चे अपनी जान बचाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए किस तरह से एक बस ढूंढे, ट्रेन ढूंढे, उसमें व्यस्त हैं। तो अगर ये एडवाइजरी में ये बात आ जाए, वाकई में ये मदद कर सकती है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि जहां पर भी वॉर लाइक सिचुएशन हो, वहां पर एक एक्शन प्लान बनानी पड़ती है पहले की इवैक्यूएशन का। देखिए, मैं एक फिजी में रहा हूं। फिजी में 1990 में मैं एम्बेसडर था और 15 दिन का नोटिस दिया गया हमें छोड़ने के लिए। 10-15 दिन कुछ भी नहीं होते, सबको सामान भी करना है, तो हमने अपनी टीम के साथ सब कुछ करा और ठीक टाइम पे निकल भी गए। ठीक है सर, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि हमारे जो बच्चे हमारे साथ मौजूद है उनकी बैटरी ना चली जाए। डॉक्टर अतुल हमारे साथ है, मासूमा। अतुल, आज आप कहाँ पहुंचे बताइए? कल 6 बजे में आप हमारे साथ थे, आज निकलकर आप कहाँ पहुंच चुके हैं? हाँ मैम, कल तक मैं लेविव में था जब मैं पोलैंड से वापस आया था, और अब हम रोमानिया पहुंच चुके हैं। आप रोमानिया पहुंच चुके हैं, तो अब आप सुरक्षित जगह पर हैं, आपको आश्वासन मिल गया है वापसी के लिए, बताइए जरा। यस मैम, सो ऐसा था कि हमारे कंसल्टेंसी हैं यूरेशिया, तो उनके एक जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मसरूर अहमद, कल उन्होंने हमें फोन करके कहा कि वे 2 बसें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लेविव से रोमानिया बॉर्डर तक की। तो तब उन्होंने कहा कि एकदम बैग पैक करो, एसेंशियल्स ले लो और बस में बैठ जाओ। तो तकरीबन हम रात के 8 बजे बस में बैठे थे और हम 5-6 घंटे बाद आराम से 3 बजे के करीब हम रोमानिया बॉर्डर तक पहुंच चुके थे। वहां पे क्लियरेंस करने में हमें शायद आधा घंटा लगा था। उसके बाद हम रोमानिया पहुंच गए थे। बिल्कुल, तो अतुल ये माना जाए कि आप जल्दी स्वदेश लौट आएंगे? यस मैम। ठीक है, मैं मासूमा के पास जाऊंगी। जी, मैं अब मासूमा के पास जाऊंगी। मासूमा, आप कहाँ पर हैं? ये सुमी में हैं और सुमी का डिस्टेंस पोलैंड से बहुत है। आपके आसपास आज क्या परिस्थिति है? हाँ, ऐसे तो नमस्कार। दिन में तो ऐसे हम लोग सेफ फील करते हैं, पर जितना धीरे धीरे रात होने लगती है तब हमें 6 बजे से कर्फ्यू स्टार्ट हो जाता है। तो हम और मैं जहाँ पे रहती हूँ इधर बंकर भी पास नहीं है,
तो हम लोग अगर बंकर ना जा पाए तो हम सारा दरवाजा वगैरह सब बंद करके नीचे फ्लोर पे बैठे रहते हैं, कॉरिडोर वगैरह पे, ताकि अगर कुछ हो भी हम विंडो के पास ना रहे। और हमें मतलब इधर स्ट्रीट फाइट होती रहती है हर टाइम, शेलिंग की आवाज आती है, फायरिंग की आवाज आती है, तो हम बहुत डर डर के जी रहे हैं अभी, बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं हम लोग। जी मासूमा, बताइए आप हैं कहाँ पर? क्या आपने दूतावास से संपर्क साधा है? उस लिहाज से आप लोग कुछ वहां से निकलने की कोशिश करेंगे? जी मैं तो अभी सुमी में हूँ, और हमें मतलब बताया गया है कि आप लोग जहाँ हो उधर ही रहो, क्योंकि बाहर सेफ नहीं है। जब कुछ एम्बेसी से या फिर हमारे कॉन्ट्रैक्टर से कुछ इंफॉर्मेशन आएगी तभी हमें बोला है कि आप लोग मूव कर सकते हो। तो जो ऐसे हमें जी, आपने जो कॉन्ट्रैक्टर की बात की, वो आपके साथ कितने और छात्र हैं, कितनी तादाद है, और क्या आप सभी छात्र एक उन शख्स से बात कर रहे हैं जो दूतावास के संपर्क में हैं? जी हम इधर लगभग इंडियंस हम 500 से ज्यादा होंगे। 500 तो हम सब जी हम सब एम्बेसी के साथ हम लोग कनेक्ट हैं, हम बात करते रहते हैं उनसे। तो उन्होंने वही बोला है कि जब हम बोलेंगे आप लोग तभी निकलना, अभी सेफ नहीं है बाहर जाना। और हमारे इधर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है जो हम जा पाए। जी सुमी, और आप लोग एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में हैं, कहाँ पे है? थोड़ा अपने आसपास का बताइए हमें। जी मैं फिलहाल अपार्टमेंट में हूँ, मेरे साथ और 4 हिंदुस्तानी हैं। तो जब भी हमें सायरन वगैरह की आवाज आती है हम बंकर चले जाते हैं। जी मासूमा, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अगर भारत सरकार कुछ और कोशिश करती है, किसी और तरीके से अपने छात्रों तक पहुंचने की कोशिश करती है, तो उन तक ये डिटेल्स पहुंचनी चाहिए, क्योंकि खार्किव और सुमी में जो हमारे छात्र हैं उनको निकालना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप लोगों के पास रहने खाने पीने के लिए क्या सामान मिल रहा है आपको? कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हैं? सामान तो सब खत्म हो रहा है। हम पानी भी हमें नहीं मिल रहा है, हमें ऑर्डर करना पड़ता है पानी भी। पानी के लिए भी हमें अब भागना पड़ता है, कहीं अगर मिल जाए पानी। खाने पीने का सामान तो मार्केट पे खत्म हो रहा है क्योंकि उनको सप्लाई नहीं आ रही। तो हम जाते हैं तो उधर बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी है, और हम मिलता भी नहीं है कुछ भी, अगर जा भी पाए अंदर। तो बेटा आप मैनेज कैसे कर रही हैं मासूमा? आप लोग फिर कैसे जो मिल रहा है, जैसे एक ब्रेड मिलता है वही लेके आ जाते हैं हम लोग, ऐसे करके गुजारा कर रहे हैं अब। तो आप लोगों को खुद बाहर निकल कर लेकर आना पड़ रहा है? जी सुबह के टाइम में इतना वो नहीं होता, तो सब बोलते कि सुबह निकलो, जाओ लेके आओ, जो मिलता है वही लेके आओ। तो ऐसे करके हम गुजारा कर रहे हैं अब बस। और इस समय में जाहिर तौर पर पैसे की जरूरत पड़ती होगी, एटीएम्स में आपको जाना पड़ता है, उस लिहाज से में कैश नहीं मिलता। हमारे पास जितना था उसी से हम काम चला रहे। उधर जाते हैं तो मैक्सिमम ग्रीविना के हिसाब से 1000 ग्रीविन या 500 ग्रीविन निकाल सकते हैं, उसमें भी बहुत लंबी लाइन लगी है। मासूम, आप कहाँ से हैं भारत में? कहाँ हैं आपके पेरेंट्स? जी मैं आसाम से हूँ। अच्छा। और घर वाले जी आसाम से। बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप जल्द से जल्द वापस आएं, और अतुल आप भी वापस आएं। सोनी साहब, मैं आपसे अंत में पूछना चाहूंगी, आपने सुना जिस तरह से मासूमा बता रही थी, वो सुमी में रहती है, 1400 किलोमीटर है पोलैंड से। अभी मैं अखिलेश को भी सुन रही थी कि सरकार कुछ और कदम भी उठा सकती है। उस लिहाज से कैसे अपने इन छात्रों तक पहुंचे या उनको सेफली बाहर निकालें, क्योंकि सुमी बिल्कुल बॉर्डर पर है रशिया के। जी, जहां पर नंबर ज्यादा है, जैसे 500 नंबर काफी अच्छा नंबर है, वहां पर एक किसी को डिप्यूट करना ही पड़ेगा। ऐसा करिए, ये नहीं कि सर गवर्नमेंट ऑफिशियली भेजिए, आप एक सिविल डिफेंस टीम की में बनाइए। एम्बेसी में की बात कर रहा हूं मैं। सिविल डिफेंस टीम इस वक्त के लिए बहुत बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस भी उनकी जरूरी है। आप एक इंडियन कम्युनिटी के मेंबर ले लीजिए, बिजनेस कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी बहुत है, और वो भी आगे आ रहे हैं हेल्प करने के लिए। उनमें से उनके कई वर्कर्स हैं, वो ग्राउंड सिचुएशन जानते हैं, उनके कॉन्टैक्ट हैं लोकल, नॉट बिजनेस में ही नहीं, गवर्नमेंट में भी हैं। तो अगर इतने बड़े नंबर के लिए आपको एक आदमी जरूर डिप्यूट करना है, टेम्परेरीली भेजिए, 2-3 दिन के लिए जाइए, भेजें, वहां पर लोगों से मिले। मतलब दूसरे तो नहीं मिल सकते, स्टूडेंट तो बेचारे इतने, उनके लिए इतना नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ये कोऑर्डिनेट करेंगे ग्राउंड सिचुएशन में। वहां पर एक आदमी रहना चाहिए और वो सबके पीछे
सब लोकल गवर्नमेंट से भी कांटेक्ट रखे, इंडियन कम्युनिटी से भी। ये बिल्कुल पहले हो जाना चाहिए था सर, मेरे ख्याल से। बहरहाल बिल्कुल पहले होना चाहिए था। ये बहुत, इसके लिए बहुत देरी हो गई है। बहरहाल अभी भी अगर कदम उठाए जाएं और अगर कोई सुन रहा हो तो वीबी सोनी पूर्व राजदूत रहे यूक्रेन में, और उनके जो सुझाव है उनको गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम देश की बात में ले रहे हैं, उसके बाद हम ब्रेक के बाद आगे आपको इस समय यूक्रेन में क्या हालात हैं ले चलेंगे अपनी सहयोगी कादम्नी शर्मा के पास, और साथ ही कर्नाटक में जहां से नवीन आए थे निहाल किदवई के पास भी जाएंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो यूक्रेन के खार्किव में आज सुबह रूसी हमले में भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत हो गई है। 21 साल के थे, कर्नाटक से थे, और 2 दिन पहले ही नवीन ने अपने पिता और दादा से वीडियो चैट किया था, और इसमें नवीन ने वहां के हालात के बारे में बताया था। उसने बताया था कि फिलहाल 15 से 20 लोग निकल चुके हैं, बाकी भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन ने उनको बताया था कि कुछ रेलगाड़ियां चलने लगी हैं, लेकिन दादाजी ने उनसे कहा था कि बिना किसी मदद के कोई खतरा ना लें। तो आपको बता दें, निहाल किदवई हमारे सहयोगी हमारे साथ बेंगलुरु से हैं, साथ ही कादम्नी शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरह से आज कीव में हमने रूस का सेना बल देखा वो उनसे जानकारी लेंगे। पहले निहाल आपसे, वाकई बहुत शोक और मातम का माहौल होगा नवीन के मौत के बाद से, तो जो वहां की गंभीरता और हम सबके सामने आकर खड़ी हो गई है। जी बिल्कुल, उनके परिवार वालों का कहना है कि रोज ही नवीन से कम 2 से 3 बार बात होती थी। आज सुबह भी जिस वक्त नवीन शेल के शिकार हुए उससे थोड़ी देर पहले भी घर वालों की बात हुई थी, उनके पिता की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद जब वो सामान लाने के लिए गए खाने पीने की, उसी दौरान शेलिंग हुई और फिर वो उसकी चपेट में आ गए। कई सारे लोगों की इसमें मौत हुई, जिसमें नवीन भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने परिवार वालों को भरोसा दिलाया है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि जैसे ही हालात बेहतर होंगे वहां से नवीन के पार्थिव शरीर को यहां लाया जाए। लेकिन एक जो चिंता है वो ये है कि अभी वहां बिजली की सप्लाई बहुत हद तक नियंत्रण में है और चल रही है, लेकिन जिस तरह से बमबार्डिंग वहाँ पे हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पे हमला लगातार हो रहा है, ऐसे में अगर बिजली की आपूर्ति वहाँ पर उसमें विघ्न पड़ता है तो ऐसी सूरत में जो मॉर्चरी है वहाँ पर कब तक सप्लाई रह पाएगी, फिर क्या होगा, ये सारी चिंताएं घर वालों को भी है, गाँव वालों को भी है, सब लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं सबों की है। लेकिन विदेश मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया है कि हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है कि जैसे ही हालात ठीक हो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाए। और घर वालों की ये भी एक चिंता थी कि क्या इस बात की आधिकारिक तौर पर किस बुनियाद पर पुष्टि की गई है कि नवीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ जो उनके परिवार वालों की बातचीत हुई है उसका जो ऑडियो जो कुछ हम लोग सुन पाए हैं उसके मुताबिक विदेश मंत्रालय की तरफ से उन्हें बताया गया कि जो एजेंट होते हैं जो छात्रों को लेकर के जाते हैं उन लोगों ने पुष्टि की है, साथ ही साथ नवीन के जो मित्र हैं उन सबों ने भी उसकी पुष्टि की है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही यहाँ पर माहौल, बहुत ही भारीपन यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब लोग यहाँ पर दुखी हैं। और हालांकि मुख्यमंत्री, साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा, प्रधानमंत्री सबने बात की है, परिवार को सांत्वना दी है, लेकिन एक बहुत बड़ा सदमा परिवार के लिए है। 4था साल वो पूरा कर चुके थे, 1.5 साल और बचे हुए थे, और ऐसे में इस तरह की त्रासदी, इस तरह का एक बहुत बड़ा परिवार पर एक बोझ, बिल्कुल। और ये जो देखिए बहुत ही मुश्किल दौर से परिवार बिल्कुल जो स्थिति है और जो ये जिस तरह से भारीपन है वो शायद पूरा देश ही महसूस कर रहा है नवीन के जाने से। कादम्नी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप जल्द वहां पे जाने भी वाली हैं, क्या असेसमेंट है आपका जिस तरह से सैटेलाइट इमेजरी आई है, कीव के अंदर इतनी लंबा काफिला रूसी सेना का देख रही हैं आप, किस तरह से आप सिचुएशन को असेस कर रही हैं? देखिए निधि, ये सिचुएशन जो है वो काफी तनावपूर्ण है और ये पूरी उम्मीद की जा रही है कि कीव से महज कुछ किलोमीटर, 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर जो रूसी सेना का कॉन्वॉय है जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तोप हैं, टैंक है, सब कुछ है, वो अब किसी भी वक्त कीव पहुंच के उस पर कब्जा करने की उनकी मंशा है। ये बेहद साफ हो गया है क्योंकि बाकी और किसी तरीके से, जैसे जिस तरह से पहले लड़ाई चल रही थी उस तरीके से अब तक कीव जो है वो हाथ में उनके नहीं आया है। इसका पॉलिटिकल
सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए अब इसको पूरी तरह से घेर कर उस पर कब्जा करने की तैयारी नजर आ रही है। इस बीच आपको बताएं कि कीव में काफी भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। एडवाइजरी आज जरूर आई थी यूक्रेन में जो हमारी एम्बेसी है उसकी तरफ से कि किसी भी प्रकार से कीव से निकल लें, लेकिन कई छात्रों का कहना है कि निकलना भी वहां से संभव नहीं हो पा रहा है, ना ट्रेन में वो सवार हो पा रहे हैं, ना कोई और तरीका मिल रहा है वहां से निकलने का। और ऐसे में जब खार्किव से ये खबर आती है कि शेलिंग में हमारे एक छात्र की मौत हुई है, तो अपने आप में कितना परेशान करने वाला है वहां जो छात्र हैं, कितना डिमोरलाइजिंग है और कितना भयावह है, ये समझने वाली बात है। लेकिन अभी और भी चीजें साथ में चल रही है निधि, जैसे इसी मसले को लेकर पीएम बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो चारों मंत्री जो 4 अलग अलग पड़ोसी देशों में यूक्रेन के गए थे वहां पर समन्वय करने के लिए, वो आज निकल चुके हैं। तो ये सभी चीजें भी साथ में चल रही हैं निधि। जी बहुत बहुत धन्यवाद कादम्बनी आपका निहाल इस तमाम जानकारी के लिए, और देश की बात में कुछ और जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई का आज 6वां दिन है। खार्किव में रूस ने एक बड़ा हमला किया है। रूस ने वहां के एक सरकारी दफ्तर पर मिसाइल से हमला किया और इस हमले में आम नागरिकों के मारे गए हैं। यूक्रेन का कहना है कि इस हमले में आम लोगों के साथ नागरिकों के बुनियादी ढांचे को भी एक तरह से तबाह किया है, इस बिल्डिंग के ढांचे को तबाह किया है। और अब बात यूक्रेन की कर लेते हैं, किस तरह से वो रूस का मुकाबला कर रहा है। युद्ध के 6ठे दिन बड़ी संख्या में रूसी सेना अलग अलग हिस्सों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों में दाखिल हो रही है, लेकिन उन्हें यूक्रेन की सेना के साथ साथ वहां के आम नागरिकों से जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक कस्बे में लोगों ने रूसी टैंकों को रोक दिया। खबरों के मुताबिक कोर्योकोवका नाम के एक कस्बे से गुजरते हुए रूसी सैनिक रास्ता पूछने के लिए रुके, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया ताकि वो कीव की ओर ना जा सके।